तो अभी किस वीडियो में देखने वाले हैं जो 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है ब्रीथ। उसका आज बेसिक देखेंगे इस पूरे वीडियो में। बेसिक में आपको हम बताएंगे कि ब्रीथ में क्या क्या पार्ट होता है, कैसे कैसे होता है और तथा इसमें कौन कौन सा फार्मूला आपको यूज आता है आपके अपने 10th क्लास का मैथ बुक में। ये जो ब्रीथ है खैर 10th क्लास में ही काम नहीं आएगा, आगे चलकर भी बहुत, जैसे 11-12 में अगर है तो, और नहीं तो फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत ये काम आने वाला है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ का बेसिक देखेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रीथ कैसा होता है। देखिए ये जो है ये गोलाकार, ये ब्रीथ कहलाता है। गोलाकार जो है ये ब्रीथ कहलाता है। इस ब्रीथ को आप ध्यान से देखिएगा तो जो इस पे ये जो है, जिस पे मेरा पेंसिल चल रहा है, जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है, इसको बाउंड्री बॉल बोलते हैं। ये जो है ना, इस ब्रीथ का परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि। अच्छा, ये बीच में जो है ये केंद्र कहलाता है, ये सेंटर है, इसका नाम है केंद्र। ठीक है। अच्छा, इस केंद्र से अगर हम परिधि पर एक रेखा खींचें, इस केंद्र से अगर हम परिधि पर एक रेखा खींचें तो ये रेखा त्रिज्या कहलाता है। ये रेखा त्रिज्या कहलाता है। तो अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक वृत्त में आप कुल कितने त्रिज्या खींच सकते हैं? तो एक वृत्त में बहुत सारा त्रिज्या खींच सकते हैं। अगर आप यहाँ से कहीं भी एक रेखा खींचेगा, जैसे कि यहाँ पर खींचे, एक यहाँ पर खींचे, एक यहाँ पर खींचिएगा, एक यहाँ पर खींचिएगा, मतलब कहीं भी खींचिए, केंद्र से खींचना चाहिए आपको। केंद्र से खींचिए और ये परिधि में टच करना चाहिए। केंद्र से खींचिए और ये परिधि में टच करना चाहिए। ये त्रिज्या कहलाता है। और सभी त्रिज्या का लंबाई जो है बराबर होती है। मतलब कि यहाँ से ये खींचे तो भी बराबर, ये जितना खींचे ये भी बराबर, यानी कि जितना ये, जैसे कि मानकर चलिए कि ये 2 सेंटीमीटर का है, जब ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, यानी कि एक वृत्त में आप कितना हूँ त्रिज्या खींचिए, सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये वृत्त का त्रिज्या होता है। अब देखिए, मानकर चलिए कि ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त का एक ये जीवा होता है। वृत्त का क्या होता है? ये जीवा। अच्छा, ये जीवा, इसका नाम है आपका जीवा। ए और बी, ये भी क्या है? जीवा है। और ये जो है ये वाला, ये ए सी बी, ये क्या है? चाप कहलाता है। चाप कितना हुआ? ए सी बी। जीवा कितना हुआ? ए बी। ए बी जीवा है और ए सी बी चाप है। तो जीवा और चाप ये दोनों से जो घिरा क्षेत्र होता है, जीवा और चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। ये जो है ये वृत्तखंड कहलाता है। अच्छा, ये भी तो चाप है, ये भी तो चाप है, ये भी चाप है। हाँ, ये छोटा चाप है और ये बड़ा चाप है, लेकिन चाप है। ये जो जीवा है इस वृत्त में ही है, ये जो जीवा है इस वृत्त में ही है। तो ये जीवा और चाप से घिरा क्षेत्र ये क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो ये भी तो एक जीवा और चाप से घिरा, ये भी तो वृत्तखंड हुआ। हाँ, तो ये भी वृत्तखंड हुआ, लेकिन ये छोटा है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ये छोटा है और ये बड़ा है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। जो छोटा होता है ये लघु वृत्तखंड और जो बड़ा होता है वो दीर्घ वृत्तखंड। बड़े वाले को हम लोग दीर्घ बोलते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, जीवा और चाप से घिरा क्षेत्र दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, 2 ही वृत्तखंड होते हैं, एक लघु तथा दूसरा दीर्घ। बस यही था चाप और जीवा से संबंधित। परिधि है, शुरू में ही बताता है कि वृत्त का ये परिधि। तो वृत्त का परिधि के सूत्र क्या होता है? 2πr। ये होता है वृत्त का परिधि का सूत्र 2πr। ये इसका। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो वृत्त का है परिधि, वृत्त के परिधि की लंबाई निकलेगा
कि क्षेत्रफल निकलेगा कि और इसका मोटाई निकलेगा। जैसे ये अगर ये रेखा है तो ये तो लंबा ना है, रेखा तो लंबा है ना, तो उसी प्रकार अगर हम इसको मोड़ काट के उसको सीधा करें, इसको हम सीधा करें तो ये तो लंबा होगा ना। तो वृत्त की परिधि हमेशा लंबाई में मापा जाता है, वृत्त की परिधि हमेशा लंबाई में मापा जाता है। क्यों? क्योंकि वृत्त की जो परिधि है ये लंबा होता है, ये लंबा होता है। इसको हम लोग मोड़ोड़ के गोल किए हैं, ये लंबा होता है, इसको मोड़ोड़ के हम लोग गोल किए हैं, तो ये होता है वृत्त की परिधि। अच्छा, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र जहाँ तक वृत्त घेरा हुआ है, जहाँ तक वृत्त एक क्षेत्र घेरा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये दो चीज़ हम लोग देखें, एक परिधि के क्षेत्रफल तथा वृत्त के एक परिधि का सूत्र, एक वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। आगे क्या था लिख लेंगे यहाँ पर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आर 2 + पाई, कहीं कहीं 2 + पाई रहता है और कहीं कहीं पाई + 2 रहता है। दोनों की चीज़ है, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अब आइए, तो ये एक वृत्त है, ये एक गोलाकार वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है। अच्छा, इसका नाम तो जीवा, हम बताए थे कि इसका नाम क्या है, जीवा है, ये आपका जीवा है। ये जीवा केंद्र से जितना दूर रहता है, ये जीवा केंद्र से जितना दूर रहता है, ये उतना ही कम डिग्री का कोण बनाता है। कहाँ कोण बनाता है, तो केंद्र पर। जैसे यहाँ पर है, अगर हम इसको, अगर यहाँ से हम कोण आंतरित कराएं तो मानकर चलिए कितना कोण बना। ठीक है, अगर इसको हम दूर कर दें, दूर मतलब कि यहाँ से, और ये केंद्र से दूर, अच्छा केंद्र से दूर कहिए चाहे जीवा की लंबाई छोटा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इतना है, अगर हम इसको यहाँ खींच दें, इसको लंबाई जो है छोट हो गया, छोट भी हो गया और केंद्र से दूर भी हो गया। तो अगर केंद्र से दूर कह रहे हैं तो भी ठीक है, और जीवा की लंबाई को कम कर दे वो भी ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो जीवा की लंबाई या तो कम कर दीजिए या केंद्र से दूर कर दीजिए, कहीं भी ऊपर या नीचे। जीवा की लंबाई या तो कम कर दीजिए या केंद्र से दूर कर दीजिए। अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो अब देखिएगा कितना डिग्री कोण बनाएगा। ये यहाँ पर केंद्र था, अब देखिए ये कम डिग्री के कुछ कोण बनाने लगा, कुछ कम डिग्री के कोण बनाने लगा। इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जितना ही अगर केंद्र से हम जीवा की लंबाई कम कर रहे हैं या दूर कर रहे हैं, केंद्र से जीवा की लंबाई हम कम कर रहे हैं या केंद्र से जीवा की लंबाई दूर कर रहे हैं, तब क्या होगा, दोनों का कोण छोटा बढ़ते जाएगा। यदि जीवा को केंद्र की तरफ लेकर जाएं, जीवा को केंद्र की तरफ लेकर जाएं, यानी कि आपको मेरा कहने मतलब है कि इसको और जीवा की लंबाई बढ़ा दें। जैसे यहाँ पर है, अगर हम इसको कह दें कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा इसका जो कोण है बड़ा कोण बनेगा। देखिए, तो अगर हम यहाँ से ऐसे खींच दें तो ये बड़ा कोण बन गया। इसके अपेक्षा ये, जैसे कि पहले ये था और अब क्या होगा, ये होगा ना। यानी कि जीवा की लंबाई बढ़ा दी, जीवा की लंबाई बढ़ाएं या केंद्र की ओर कर दिए। अच्छा, और इसको हम नज़दीक कर दें, यहाँ पर कर दें, तब क्या होगा, तब तो ये फिर ऐसे हो जाएगा, होगा ना। यानी कि ये और बड़ा हो गया, ये जो है और बड़ा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवा की जितनी लंबाई बढ़ाएंगे वो केंद्र पर ज़्यादा कोण बनाएगा। जीवा की लंबाई अब जितना बढ़ाइएगा केंद्र पर वो उतना ही ज़्यादा कोण बनाएगा, या जीवा को जितने आप केंद्र के नज़दीक लाइएगा वो उतना ही ज़्यादा कोण बनाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर हम इस जीवा को केंद्र पर ही बना दें, अगर इस जीवा को हम केंद्र पर ही बना दें, तब कितना डिग्री कोण बनेगा,
तब तो सबसे ज़्यादा डिग्री कोण बनेगा। और हमको पता है कि एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर हम जीवा को केंद्र पर कर दें तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम जीवा को केंद्र पर कर दें तो ये कोण कितने डिग्री कोण बनाएगा? 180 डिग्री कोण बनाएगा। यही रेखा है, इसी को आप अभी तक व्यास पढ़ते आ रहे थे। यही रेखा जो है ना व्यास कहलाता है। तो व्यास एक्चुअली में होता क्या है? जीवा ही होता है। जीवा की सबसे ज़्यादा लंबाई, जीवा की सबसे बड़ी लंबाई, ये ज़्यादा लंबाई ही व्यास कहलाता है। अगर आप सोचिएगा कि इससे ज़्यादा हम लंबाई करें जीवा को तो नहीं होगा, क्योंकि ये केंद्र पर हो गया। अब इसको जैसे भी ऊपर करिएगा तो घटते चला जाएगा, या नीचे करिएगा तो भी घटते चला जाएगा। लेकिन अगर केंद्र से होकर जा रहा है तो ये एक रेट 180 डिग्री का कोण बनाएगा, और वही जीवा अब व्यास कहलाने लगता है। ठीक है, तो व्यास कुछ नहीं होता है, व्यास एक्चुअली में जीवा ही होता है। जीवा के सबसे बड़ी लंबाई को हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक व्यास पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन वही व्यास एक्चुअली में होता है जीवा। व्यास तो होता, उसको हम लोग नाम दे दिए व्यास, क्योंकि केंद्र पर था। बाकी जो केंद्र से अगर ऊपर है नीचे है तो उसको हम लोग जीवा कहते हैं। जैसे कि अगर केंद्र से यहाँ पर है या यहाँ पर है तब हम लोग इसको जीवा कहते हैं, लेकिन केंद्र पर हो गया तो ये क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, समझ में आ जा? ये था व्यास। अगर ये व्यास है, हम फिलहाल व्यास ही इसका यूज कर रहे हैं नाम, क्योंकि जीवा है लेकिन व्यास ही यूज कर रहे हैं हम भी नाम इसका। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी कि एक व्यास से अगर खींचना होगा एक व्यास, तो त्रिज्या कब होगा? आप बताइए। तो अगर एक व्यास खींचना होगा तो त्रिज्या कब होगा? तो त्रिज्या 2 होगा, तो 2 गुने त्रिज्या। कोई दिक्कत? यानी कि व्यास अगर खींचना है तो 2 त्रिज्या के बराबर होगा। तो व्यास को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, और 2 और त्रिज्या को किससे? आर से, यानी कि डी बराबर 2r, डी बराबर 2r। अगर यहाँ से आर निकाल दे तो d/2, यानी कि व्यास के 2 गुना से भाग दे दीजिए, व्यास के 2 से भाग दीजिए तो एक r निकल जाएगा। देखिए ये पूरा व्यास है, अगर इसमें 2 से भाग दे दे तो ये कट जाएगा, एक त्रिज्या बचेगा। तो ये जो संबंध हुआ, ये संबंध त्रिज्या और व्यास में संबंध हो गया, यानी कि r बराबर d/2 या d बराबर 2r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हम सूत्र बनाते चले जा रहे हैं, आपको सूत्रों को फिर लिख लेना, नोट करना है। अब अगर हम यहाँ पर एक वृत्त बना दें, और ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और केंद्र से 2 त्रिज्या खींच रहे हैं, एक इधर और एक इधर। ये तो आपको पता है कि चाप कहलाता है, ये तो आपको पता ही है कि इसका नाम क्या है? चाप। और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, जैसे कि OA तथा OB, ये 2 त्रिज्या है, और ACB चाप है। ACB क्या है? चाप है। तो एक चाप तथा 2 त्रिज्या, बाबू, एक चाप और 2 त्रिज्या से घिरा क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। अच्छा, ये भी तो चाप है, बताए थे ना अभी, तो आपको बताए भी किए थे कि ये भी चाप है, तो ये भी त्रिज्या खंड हुआ। तो ये लघु त्रिज्या खंड और ये दीर्घ त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत? ये दीर्घ त्रिज्या खंड और ये लघु त्रिज्या खंड। तो अगर हम यहाँ से कह दें कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकलेगा ना, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं त्रिज्या खंड, और इस क्षेत्र को त्रिज्या खंड। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बाबू एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हम कह दें कि ये जो कोण है थीटा का बन रहा है, ये कोण AOB जो कोण है थीटा डिग्री का बन रहा है, और टोटल इस बिंदु पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? इस बिंदु पर टोटल आपको 360 डिग्री कोण बन रहा है। एक रेखा पर 180 डिग्री कोण, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 360।
तो अगर हमको ये निकालना है तो थीटा यानी कि जितना डिग्री के बन रहा है और बटा में 360 गुने ये क्षेत्रफल है ना पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का। समझ में आ गया, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब अगर हमसे कहें, आपसे हम कहें कि बाबू ये एक वृत्त है, ठीक है, इसको अच्छा से बना दे रहे हैं, ये एक वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है, और ये जो है, ये जो क्षेत्र है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम है वलय, वृत्त का वलय, वृत्त का वलय, ये वलय है। अगर इसका क्षेत्र निकालना होगा तो कैसे होगा, हाँ केंद्र एक ही है, केंद्र एक ही है, वृत्त दो है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ना, एक ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक हम त्रिज्या खींचें बड़े वृत्त के लिए, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या हम r मान लेंगे, और यहीं से एक त्रिज्या और खींचेंगे छोटे वृत्त के लिए, छोटा वृत्त के लिए यह त्रिज्या हम छोटे r से इंडिकेट कर लेंगे, बड़े वाले को बड़े r से, छोटे वाले को छोटे r से इंडिकेट कर लिए। अगर हमको ये वाला चाहिए, ये सिर्फ पार्ट चाहिए, तो करेंगे क्या, ये टोटल यानी कि ये टोटल में से, ये टोटल में से ये जो है ये वाला इतना इतना ये वाला, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, टोटल में से इतना हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये जो क्षेत्र बचेगा, ठीक है, समझने के लिए आपको हम बना दे रहे हैं कि ये एक वृत्त है जो कि पूरा छायांकित है, ये एक वृत्त है जो कि पूरा छायांकित है, जैसे मान के चले कि ये वाला, और हमको इतना निकालना है, यानी कि इतना निकालना है, यानी कि इतना निकालना है, निकालना मतलब इसको हटा देंगे, निकालना मतलब इसको हटा देंगे, तो कहाँ बचा, यही न बचा, यही न बचा जो निकालने वाले थे, हम लोग निकालने वाले थे। तो ये क्या होता है, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हम वृत्त का वलय के सूत्र कहें तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त का था इसलिए बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या हम लोग बड़ा आर ले लिए, अच्छा, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों में से हम लोग आर छोटे वाले के को छोटा आर लिख लिए, दोनों पाई कॉमन है तो पाई कर लीजिए, और यहाँ से हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये हुआ आपका वृत्त का वलय, वृत्त का वलय का ये सूत्र हो गया, ठीक है। तो अभी तक इतना हम लोग समझे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हमको पता है, क्योंकि हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ को कवर कर रहे हैं। इससे आगे हम लोग चलेंगे, आगे क्या है, स्पर्श रेखा के बारे में है, स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, सब चीज़ अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर हम आपको यहाँ से कह दें कि ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त, और वृत्त के जैसे कि ये तो आप जीवा जानते थे, ये क्या है, जीवा, जीवा वृत्त के उस साइड तथा इस साइड नहीं जाएगा, वृत्त में ही रहेगा, वृत्त में ही से स्टार्ट होगा, यानी कि वृत्त के अंदर से स्टार्ट होकर वृत्त के अंदर ही रहेगा, ये कहलाता है जीवा। अगर हम इसको बाहर कर दें, यानी कि बाहर से गया और बाहर ही चला गया, बाहर से वृत्त में एंटर किया और वृत्त से भी बाहर चला गया, तो ये रेखा क्या कहलाएगा, ये रेखा छेदक रेखा कहलाता है। तो इस रेखा का नाम क्या है, छेदक रेखा, यानी कि दोनों तरफ गया, जो काट कर छेद करके दोनों तरफ चला गया, ये छेदक रेखा कहलाता है, और जो दोनों तरफ नहीं जाता है वो जीवा कहलाता है। समझ में आया छेदक रेखा। अभी हम लोग चलते हैं, जैसे कि एक वृत्त है और वृत्त के ऊपरी सिरा से एक हम ये कहीं से यहाँ से कहीं से एक रेखा गुजारे। अच्छा, ये रेखा वैसे गुजरा है कि वृत्त को कहीं एक जगह कट कर रहा है, ये रेखा वैसे गुजरा है जो वृत्त को कहीं एक जगह कट कर रहा है। तो ये जो रेखा है ना, इस रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं बाबू, स्पर्श रेखा। ये वृत्त को सिर्फ और सिर्फ कहीं एक जगह ही कट करेगा, स्पर्श रेखा वृत्त को कहीं एक जगह ही कट करेगा। अच्छा, जिस जगह पर ये कट करेगा उस जगह का क्या नाम है, तो उस जगह का नाम है स्पर्श बिंदु। जैसे इस रेखा का नाम है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और जहाँ कट किया इसका नाम है स्पर्श बिंदु।
स्पर्श बिंदु, यानी कि इस रेखा का नाम है स्पर्श रेखा और इस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त में कुल कितने हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक वृत्त में कुल कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बाबू मोरे आप अनंत रेखा खींच सकते हैं, एक यहाँ से खींचे, एक यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से जैसे हम अभी खींच दे रहे हैं, एक यहाँ से खींचे, एक यहाँ से खींचे, एक ये भी हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है, जो नहीं टच करना चाहिए ना, टच करना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। यानी कि एक वृत्त में बहुत सारे आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्वेश्चन आ गया कि एक वृत्त में कुल कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत। अच्छा, एक वृत्त में एक वृत्त पर कुल कितने स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। कितना स्पर्श रेखा तो आप तो बता दिए कि अनंत, लेकिन एक वृत्त में कुल कितने स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। तो बाबू जितने स्पर्श रेखा होगा उतना ही स्पर्श बिंदु होगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु एक वृत्त की एक जगह पर कट करता है, टच करता है। तो जितने स्पर्श रेखा उतने स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा कितना अनंत, तो स्पर्श बिंदु कितना होगा, वो भी अनंत होगा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु में डिफरेंट समझ में आया आपको। ये स्पर्श रेखा एक वृत्त पर अनंत हो सकते हैं और स्पर्श बिंदु भी एक वृत्त पर अनंत हो सकते हैं। ये था स्पर्श रेखा। अब अगर हम, ये तो वृत्त पर था, अगर हम आपसे कह दें, अगर हम आपसे ये चीज़ें कह दें कि एक वृत्त हम खींचे हुए हैं और वृत्त के कहीं बाह्य बिंदु से, जैसे बाह्य बिंदु मतलब कि यहाँ पर बाह्य बिंदु मतलब होता है बाहर का बिंदु, तो बाह्य बिंदु से हम इस पे एक स्पर्श रेखा खींचे, इस पे हम एक स्पर्श रेखा, ठीक है, एक हम स्पर्श रेखा खींच दिए। जैसे हम इसको नाम दे दें P और ये A और ये रेखा B। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से जब आप वृत्त पर एक रेखा खींचते हैं तो वो रेखा, ये दोनों रेखा आपस में बराबर होते हैं। जैसे जितना PA होगा उतना ही PB होगा। ये लागू कब होगा, जब वृत्त के बाहर से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे गए हों, एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे गए हों और दोनों का सेंटर वृत्त के बाहर होना चाहिए, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे कि PA जितना ये होगा, अगर हम इसको कह दें कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो PB कितना होगा, ये भी 5 होगा, ऑटोमेटिक 5 होगा, क्योंकि PA बराबर PB ये होता है। ठीक है, PA बराबर PB। अगर हम यहाँ से आपको कह दें कि यहाँ अगर हम त्रिज्या खींच दें, स्पर्श बिंदु को से और केंद्र से हम त्रिज्या खींच दें, तो यहाँ पर आपका हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमेशा कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, ये आपका स्पर्श रेखा था। स्पर्श रेखा और जहाँ स्पर्श बिंदु और जहाँ त्रिज्या का मिलाप होता है वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, याद रहेगा, हमेशा आपको चीज़ें याद रखनी है। तो बस अभी के इस वीडियो में इतना ही। आई होप को आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके तथा दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इस चैप्टर को, इस मेथड को सरल भाषा में समझ ले। और आपको यदि 10th क्लास का मैथ और साइंस का पूरा चैप्टर या बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना है तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके आपको बेल आइकन को ऑन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अभी की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 10 क्लास का जो 10 चैप्टर है उसको सब लोग सोल्यूशन, जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, अभी की इस वीडियो में इतना ही।